तो बच्चों, हमने पालमपुर गांव की कहानी के बारे में बहुत अधिक जान लिया कि पालमपुर में किस प्रकार से कृषि होती है, कृषि के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादन के साधन होते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने ये भी पढ़ लिया कि उत्पादन करने के बाद जो शेष बचता है उसका किसान क्या करते हैं। तो हमने जाना था कि छोटे किसानों के पास तो अधिशेष बहुत कम बचता है, जबकि जो बड़े किसान हैं उनके पास अधिशेष अधिक होता है। क्यों? क्योंकि उनका उत्पादन भी अधिक होता है और वो उस अधिशेष को बाजार में बेचते हैं और उससे लाभ कमाते हैं और वो उसी लाभ या उसी बचत से अगले वर्ष उत्पादन कर पाते हैं। तो इस प्रकार से उनका वो साइकिल चलता रहता है और वो और भी अधिक संपन्न होते चले जाते हैं। तो वो था अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री के बारे में। हमने बात की थी कि हम पालमपुर में कृषि के अतिरिक्त क्रियाओं को भी जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पालमपुर में होने वाली गैर कृषि क्रियाएं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं। पालमपुर में हमने बताया था कि 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है। अब भूमि तो होती है स्थिर और उसी पे यदि कृषि की जाती है तो सभी लोगों को ना तो रोजगार मिल पाता है और सभी उत्पादन भी पूर्णतः पूरा नहीं हो पाता कि जो सब लोगों में बढ़ जाए। तो वहाँ के लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ और भी रोजगार के साधन देखे जाएं। तो पालमपुर में आई गैर कृषि क्रियाएं। तो गैर कृषि क्रियाएं क्या हो गई? जो कृषि के अतिरिक्त क्रियाएं की जाती है, जिनमें कि व्यक्ति रोजगार में लगा हुआ होता है, उसे ही हम कहते हैं गैर कृषि क्रियाएं। तो पालमपुर में भी बहुत सारी गैर कृषि क्रियाएं हैं, जैसे कि डेयरी, परिवहन और जो छोटे मोटे उद्योग धंधे होते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? तो ये सारी होती हैं गैर कृषि क्रियाएं। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके थे जब हमने बोला कि 75% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। तो बाकी कितनी बची? 25% जनसंख्या। तो 25% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी हुई है। कहाँ? पालमपुर में। ठीक है बच्चों, कि कृषि के अतिरिक्त की जाने वाली जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? गैर कृषि क्रिया। और कितने लोग इंडल्ज हैं इसमें? 25% लोग इसमें लगे हुए हैं। अब हम वन बाय वन जो पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं होती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले गैर कृषि क्रिया जो पालमपुर में है वो एक प्रचलित है और वो है डेयरी। आपने तो जाना ही होगा कि जो व्यक्ति कृषि करता है वो अधिकतर क्या करता है? पशुपालन भी कर लेता है, क्योंकि जो कृषि से बचता है, जैसे कि हमने बात की थी ज्वार और बाजरा जो बचते हैं वही क्या होता है? पशुओं को चारे के रूप में खिला लिया जाता है और पशुओं से दूध प्राप्त होता है जिसका कि वो उपयोग घर के कार्यों में कर लेते हैं। तो पालमपुर में क्या हुआ कि वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने क्या किया? पशुओं को पालना शुरू किया, अर्थात भैंसों को पालना शुरू किया। अब जो खेतों में बचने वाली जो चरी है, ज्वार है, बाजरा है, घास है, वो इसको भैंसों को खिला दिया करते थे और जो दूध उनकी पूर्ति होती थी खुद की उसको रख लेते थे और बाकी जो दूध है, दूध तो बहुत अतिरिक्त मात्रा में होता है, उसे वो क्या करते थे? रायगंज में जाकर बेच देते थे। अब रायगंज में क्या है? वहाँ पर दूध संग्रहण केंद्र और शीतलन केंद्र है जो कि शाहपुर के व्यापारियों ने लगवाया है। वहाँ पर क्या होता है? सारा जो दूध है वो इकट्ठा किया जाता है और वहाँ से बड़े कस्बों में वो दूध बेचा जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पैक्ड दूध आता है ना, सरस, अमूल, बहुत सारी डेयरी हैं। तो उसमें यही होता है कि जो गांव के जो दूध वाले होते हैं वो उनको दूध सप्लाई करते हैं, वो उसका संग्रहण या शीतलन जो भी उन्हें करना होता है वो करते हैं, उसे पैक्ड करते हैं और फिर ये शहरों में सप्लाई हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें बहुत से लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। तो जो पालमपुर के लोग हैं उनको भी इसकी वजह से रोजगार प्राप्त हुआ। डेयरी क्रिया की वजह से बहुत सारे लोग क्या हुए? रोजगार में आए। ठीक है, तो ये है पालमपुर में डेयरी क्रिया। गैर कृषि क्रिया पहली कौन सी है? डेयरी। कि भैंसों को क्या खिलाया जाता है? घास, ज्वार और बाजरा। दूध को कहाँ बेचा जाता है? रायगंज में, क्योंकि रायगंज ही सबसे पास पड़ता है पालमपुर के। और रायगंज में दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र हैं जहाँ से दूध दूसरे कस्बों में भेजा जाता है। तो ये था पहली गैर कृषि क्रिया, डेयरी उद्योग। अब दूसरा क्या है कि पालमपुर में छोटे छोटे लघु स्तरीय निर्माण उद्योग हैं। आपने देखा भी होगा कि गाँव में लोग बैठे होते हैं परिवार के साथ,
कोई क्या बना रहा होता है, देखा होगा ना, छोटी छोटी सी बांस की टोकरियाँ बनाई जाती हैं। इसके अलावा कुम्हार होता है, वो मिट्टी के बर्तन बना रहा होता है। तो ये सारे होते हैं लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग। तो पालमपुर में इस प्रकार के उद्योग में 50 से कम लोग लगे हुए हैं, उसी को ये लघु विनिर्माण उद्योग कहते हैं। जबकि जो बड़े कस्बे होते हैं या बड़े शहर होते हैं, वहाँ पर बहुत अधिक लोग, हम ये कह सकते हैं सैकड़ों लोग भी लघु लघु उद्योग तो बोलेंगे नहीं, उनको हम बड़े उद्योग बोलेंगे, तो उसमें लगे हुए होते हैं। जबकि जो पालमपुर है उसमें बहुत कम लोग, 50 से भी कम लोग इन उद्योगों में लगे हुए हैं। और बड़े उद्योगों में आप देखते हो बहुत सारी मशीनरी से उत्पादन किया जाता है, अर्थात उत्पादन की विधि बहुत जटिल होती है। जबकि पालमपुर में जिस उत्पादन विधि से किया जाता है वो उत्पादन विधि बहुत सरल होती है, वो अधिकतर हाथों से ही सारा कार्य करते हैं। तो बच्चों, जो पालमपुर है इसमें आप देख पा रहे हैं कि अधिकतर जो लोग हैं वो परिवार की सहायता से, पारिवारिक श्रम की सहायता से क्या करते हैं, जो विनिर्माण करते हैं। और कभी कभी वो किराए पर श्रमिक भी ले लेते हैं। तो यही सारी बात यहाँ लिखी गई है कि पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग किस प्रकार होता है, कि 50 से कम लोगों के द्वारा होता है लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग। सरल उत्पादन विधि काम में ली जाती है और छोटे पैमाने पर उद्योग किया जाता है। जबकि जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर बड़े पैमाने पर होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि सैकड़ों लोग उसमें क्या लगे रहते हैं, काम पर लगे हुए होते हैं। पारिवारिक श्रम की सहायता से ही किया जाता है और कभी कभार किराए के श्रमिकों को भी ले लिया जाता है। जब ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो किराए के श्रमिकों को लेते हैं। अब हम ये जो लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग है वो कैसे पनपते हैं, तो इसे हम मिश्री लाल की कहानी के द्वारा जानेंगे। कि मिश्री लाल एक किसान है। अब उसने क्या देखा कि गांव में जो बहुत सारे गन्ने का उत्पादन होता है, तो उसने एक मशीन खरीद ली गन्ने से रस निकालने की। और वो उस गन्ने की मशीन से, जो कि बिजली से चलती थी, उससे वो क्या करने लगा, गन्ने का रस निकालने लगा और उससे फिर वो गुड़ बनाने लगा। हालांकि पालमपुर में पहले भी गन्ने से रस निकाला जाता था, लेकिन पहले वो परंपरागत विधियों से, बैलों के द्वारा, आपने कभी देखा भी होगा कि वो बैलों के द्वारा उसकी पिराई की जाती है और गन्ने का रस निकाला जाता है। अब मिश्री लाल को इसमें कैसे रोजगार मिला, तो मिश्री लाल जैसे गांव के और लोग हैं उनसे भी गन्ना खरीद लेता है और उससे रस निकालता है, उसका गुड़ बनाता है और पास में जाके रायगंज के व्यापारियों को बेच देता है। तो इस प्रकार से मिश्री लाल को अधिक लाभ मिलता है। तो मिश्री लाल का क्या हुआ, रोजगार का साधन हो गया ना, कि गन्ना पिराई करना। उसने केवल क्या खरीदा, उसने एक मशीन खरीदी और इस प्रकार से उसको रोजगार प्राप्त हुआ। कृषि कार्य से हटकर वो किस में लगा, गैर कृषि कार्य में। ठीक है बच्चों, तो ये था पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग। अब जो तीसरा जो उद्योग है, जो पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं, वो है दुकानदार। आपने देखा भी होगा कि गांवों में बहुत छोटी छोटी सी दुकान होती है। वो दुकान अधिकतर किसकी होती है, जनरल स्टोर की होती है, जिसमें अधिकतर छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि बिस्किट, तेल, साबुन, खाने पीने की चीज़ें, समझ में आ रहा है, टूथपेस्ट हुआ, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। तो पालमपुर में भी ऐसी दुकानें हैं जिस पर कि छोटा छोटा सामान मिलता है। और वो सामान वो लोग कहाँ से लाते हैं, वो जो पास का जो कस्बा है वहाँ से थोक बाज़ार से वो उसे खरीद के लेके आते हैं और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो दुकानें होती हैं वो अधिकतर जनरल स्टोर्स होती हैं और बस स्टैंड पे अधिकतर मिलती हैं। आपने देखा भी होगा, यदि आप किसी गांव के रास्ते से गुजरे होंगे तो बस स्टैंड पे छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी। और ये दुकानें जो अधिकतर क्या करते हैं, लोग घर के कोने में ही खोल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही सारी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि पालमपुर के दुकानदार किस प्रकार से अपनी दुकानदारी चलाते हैं। कि शहर के थोक बाज़ारों से वस्तुएं खरीदकर गांव में बेचते हैं। छोटी दुकानें होती हैं, अधिकतर किसकी होती है, जनरल स्टोर की दुकानें, या तो बस स्टैंड पर या घर के एक भाग में होती है, जिन पर अधिकतर क्या मिलती है, खाने की चीज़ें मिलती हैं। ठीक है बच्चों, अब पालमपुर में जो दुकानदार है, वो एक दुकानदार भाई कैसे दिमाग में आया कि दुकानदारी चलाई जाए, तो उसका एक उदाहरण हम एक कहानी के द्वारा जानेंगे। और ये कहानी है किसकी, करीम की। तो बच्चों, करीम है, उसने क्या सोचा कि उसने देखा कि गांव के जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए, कॉलेज पढ़ने के लिए या आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर में जाते हैं और उनको कंप्यूटर का कोर्स भी
करना होता है तो वो क्या करते हैं, कंप्यूटर के कोर्स के लिए शहर में जाते हैं, उनका आने जाने का किराया भी खर्च होता है और इसके अलावा उनकी फ़ीस वगैरह भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं गांव में ही एक कंप्यूटर सेंटर खोल लूँ। तो उसने क्या किया, गांव में कंप्यूटर सेंटर खोल लिया और जो गांव में 2 लड़कियां थी जिन्होंने कि क्या कंप्यूटर में डिग्री हासिल कर ली थी, तो उसने उसको वहाँ पर रोज़गार में लगा लिया। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे ये फ़ायदा हुआ कि जो करीम है उसके पास रोज़गार हो गया, जो वो 2 लड़कियां थी उनको भी रोज़गार मिल गया और जो गांव के जो बच्चे थे जो बाहर जाते थे कंप्यूटर का कोर्स करने के लिए, उनको अपने गांव में ही कंप्यूटर का कोर्स अवेलेबल हो गया। तो इस प्रकार से करीम ने बहुत अच्छे से काम किया और उसने अपने गांव में ही कंप्यूटर की दुकान ली और इस प्रकार से वो लाभ भी कमाने लगा। आया बच्चों समझ में? तो किस प्रकार से पालमपुर गांव के दुकानदार पनपते हैं और वो कृषि कार्यों को छोड़कर गैर कृषि कार्यों में लगे हैं। तो ये थे पालमपुर के दुकानदार। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने 3 चीज़ों का अध्ययन कर लिया, एक तो डेयरी का, एक लघु स्तरीय उद्योग का और एक किसका अध्ययन किया है अभी अभी हमने, दुकानदारों का। अब जो चौथी जो क्रिया है पालमपुर में गैर कृषि, वो कौन सी है, वो है परिवहन क्रिया। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि पालमपुर से रायगंज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ऐसा ही हमने देखा था। और ये जो जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है, सड़कों से जुड़ा हुआ है। इसके बीच में परिवहन के कई साधन चलते हैं, जैसे कि जीप है, ट्रक, बस, बैलगाड़ी, समझ में आ रहा है बच्चों, मोटरसाइकिल। तो क्या होता है कि पालमपुर से रायगंज आने जाने के लिए या तो व्यक्ति जाते हैं या वस्तुएं जाती हैं, तो इन परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो पालमपुर के जो कई गांववासी हैं वो क्या करते हैं, ये सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। इसके बदले में वो लोगों से क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं। तो इस प्रकार से उनका भी लाभ हो जाता है और बाकी लोगों को भी सुविधा हो जाती है, क्योंकि उनकी वस्तुएं या फिर वो खुद क्या करते हैं, रायगंज पहुंच जाते हैं या रायगंज से आ जाते हैं। अब हम यहाँ पढ़ेंगे किसकी कहानी, किशोर की कहानी। कि जो किशोर है, पहले हम ये देख लेते हैं सारी चीज़ें कि परिवहन एक तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है। कहाँ पर, पालमपुर में। यहाँ कई तरह के वाहन पालमपुर से रायगंज के बीच परिवहन की सुविधा देखते हैं। ये परिवहन के साधन लोगों और वस्तुओं को लाने ले जाने का कार्य करते हैं और इसके बदले में वो क्या लेते हैं, पैसे ले लेते हैं। अब ये जो चारों जो क्रियाएं हैं जिसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, इसको अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो हम क्या पढ़ रहे थे, किसकी कहानी, किशोर की कहानी। तो किशोर है, उसने, वो भी एक खेतीहर मजदूर है, श्रमिक है। अब उसने क्या सोचा, वो बैंक गया और बैंक से उसने क्या किया, लोन ले लिया। अब ये लोन भी एक सरकारी सुविधाओं के अंतर्गत था जो निर्धन परिवारों को मिल रहा था। तो उसने वो लोन की राशि ली और उससे उसने एक भैंस खरीद ली। अब उस भैंस से वो दूध निकालने लगा। अब उसने क्या सोचा, उस भैंस से उसने बना ली भैंसा गाड़ी, ठीक है बच्चों। उसके पीछे ट्रॉली लगा ली तो वो क्या बन गई, भैंसा गाड़ी। अब वो भैंसा गाड़ी से क्या काम मिलने लग गया, उस भैंसा गाड़ी में वो वस्तुओं को या गांव के लोगों को लोड करके कहाँ ले जाता है, रायगंज ले जाता है और रायगंज से वापस भी ले आता है। इसके अलावा जो कुम्हार है उसको मिट्टी चाहिए तो वो मिट्टी ले आता है। और यदि गुड़ है, जैसे हमने बात की थी मिश्री लाल के गुड़ की, तो गुड़ की यदि सप्लाई करनी है तो वो कार्य भी वो कर लेता है। तो इस प्रकार से वो क्या होता है, परिवहन के साधन के रूप में भैंसा गाड़ी को प्रयोग में लेता है और इससे उसको भी क्या हो जाती है, आय हो जाती है और गाँव के लोगों को भी बहुत अधिक सुविधा हो जाती है। तो इस प्रकार से उसने क्या किया, भूमिहीन तो कृषक था ही, अपनी भूमि नहीं थी तो वो गैर कृषि कार्यों में लग गया। तो ये थी पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। ध्यान है बच्चों कि तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि पालमपुर में 25% लोग गैर कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं, एक तो डेयरी की बात की हमने, लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग की बात की, इसके बाद हमने बात की पालमपुर में जो दुकानदार हैं उसमें हमने पढ़ी थी ना करीम की कहानी, और इसके बाद हमने बात की किशोर की कहानी के माध्यम से कि पालमपुर में जो परिवहन है जो कि एक तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र बनता जा रहा है। तो बच्चों इसी के साथ एक खुशखबरी ये है कि आपका चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। तो अब आपको क्या करना है, अब जो मैंने सारे जो नोट्स आपको लिखने के लिए बोले थे उनको सभी को आपने लिख ही लिया होगा। तो अब उसका रिवीजन चालू कर दो। क्यों, क्योंकि हम अगले पार्ट में उसके
क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं, जो कि मुझे बिल्कुल श्योरिटी है कि जिस प्रकार से आपने लेसन को पढ़ा है इंटरेस्ट लेके, तो वैसे ही इंटरेस्ट लेवल पर आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप ये सब कुछ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।